हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और प्रीशा 2026-27 बैच की आज के इस पहली क्लास में आप सभी भावी प्रोफेसर्स का बिल्स द बायो पॉइंट की तरफ से स्वागत है। और आज का जो लेक्चर 1 है, ये इकोलॉजी की फील्ड से हमने जो यूनिट स्टार्ट किया है उसका पहला लेक्चर है। माई सेल्फ डॉक्टर पुरुषोत्तम बंसीवाल। और आपको इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी से जुड़ी हुई जो सिलेबस की सारी क्लासेज हैं वो इस सीरीज में आपके साथ में रहूँगा। और एक इन डेप्थ लेवल जो होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, बॉटनी जूलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट को देखा जाए तो, या आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो, वहाँ मेंस में अगर आपने एक सब्जेक्ट के रूप में बॉटनी जूलॉजी लिया है और आपको इकोलॉजी वहाँ पे तैयार करना है, तो हमारी तरफ से सबसे बेहतरीन जो प्रयास है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रीशा 2026-27 के तहत। ये आज की हमारी क्लास है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की क्लास में हम किन बिंदुओं पे बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फोकस एरिया क्या होता है। वैसे इकोलॉजी को बहुत ही सरल सा सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वे में और प्रैक्टिकल वे में किस प्रकार से आप फोकस करते हैं कि पूरा जो स्टडी है उसके अलग अलग फोकस एरिया से सब्जेक्ट है उस पर क्या चेंज आता है वो देखेंगे। बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशंस क्या है कि जो फील्ड के अंदर जो बहुत अर्ली एडवांसमेंट हुए थे, तो उस समय पे इकोलॉजी को कैसे समझाया गया या इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया वो हम समझेंगे। उसके बाद में उन तमाम लोगों की बातें करेंगे जिन्होंने इस फील्ड के अंदर भारत के अंदर बड़ा योगदान दिया है और पूरे वर्ल्ड में बड़ा योगदान दिया। तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उन सबको हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एक के बाद एक कैसे यहाँ पे जो क्रमबद्ध तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम कैसे समझें। और इकोलॉजी के अंदर जैसे जीव हैं वो बाहर की चीज़ों से लगातार प्रभावित होते हैं, तो फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इनके अलावा कुछ इनसे जुड़ी हुई बातें जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, उनको भी यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही गहन अध्ययन होता है और एक बिल्कुल से सटीक तरीके से अध्ययन करना होता है, क्योंकि आप जो तैयारी करते हैं वही तैयारी आपके एग्जाम में भी काम आती है और उसी के दम पे फिर इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं वो आप सही तरीके से दे पाते हैं। तो हमारी क्लासेज है वो आपका जो थ्रू आउट जो नॉलेज है उसको फोकस करते हुए बनाई गई है कि आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को समझ भी पाएँ और उसके ऊपर बेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं या इंटरव्यू के जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं उनके आप जवाब दे पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। की जाए तो भारत के अंदर कौन से बड़े साइंटिस्ट हैं और उनके क्या बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो नाम आता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से अपन प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिनको शॉर्ट में आर मिश्रा के नाम से भी जानते हैं, ही द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। और ही established द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बीएचयू के अंदर इकोलॉजी को पीजी के अंदर एज ए कोर्स स्टार्ट कराना सबसे पहली बार वो इनका कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूके के अंदर उनके जो टीचर रहे हैं वो हैं पियर्सन। तो इंग्लैंड का जो इकोलॉजिकल जो सिनेरियो था इसको इन्होंने भारत से जोड़ा, यानी कि वहां से ये पढ़ के आए और फिर बाद में इन्होंने इंडिया में आके बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को चालू किया था। और इनका मेन जो रिसर्च है ऑन ट्रॉपिकल कम्युनिटीज सक्सेशन, जो वाटर बॉडीज में सक्सेशन होता है, बारिश के बाद में जो पानी भर जाता है फिर पानी धीरे धीरे सूख जाता है, तो जो पीरियोडिसिटी होती है उसके ऊपर इनका मेन काम था। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन इंडियन ग्रासलैंड्स इज फंडामेंटल वर्क। तो कौन से इनके बड़े काम है ये भी आपको पता होना चाहिए। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल द गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो भारत का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसको स्थापित करने में भी इन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
और एक बात जो आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में सबसे बड़ा नाम आता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा सर का, तो इन्होंने इकोलॉजी को कैसे बताया, तो पता होना चाहिए आपको कि इनके अकॉर्डिंग जो इकोलॉजी की परिभाषा है वो है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस इनके बीच में ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स। तो फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन को पढ़ना समझना ही इकोलॉजी है आर मिश्रा की भाषा में देखा जाए तो। इसके बाद में दूसरा बड़ा नाम आता है जो भी आप जानते होंगे, बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली। और हालांकि इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो पक्षियों के ऊपर इनका काम रहा है, ऑर्थोलॉजिस्ट है, बट हिज इकोलॉजिकल सर्वेज लेड द प्रोटेक्शन ऑफ द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के अंदर जो दो बड़े हॉट स्पॉट्स में नाम आता है उसमें एक साइलेंट वैली आता है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो इकोलॉजिकल सर्वे था उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ में जो भरतपुर है, भरतपुर का जो घना पक्षी अभयारण्य है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो इकोलॉजिकल सर्वे हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो होने को इनका मेन काम है वो बर्ड्स पे है, बट दे डिड लॉट फॉर द प्रोटेक्शन, है ना, फॉर द नेशनल पार्क एट द साइलेंट वैली एज वेल एज बर्ड सेंचुरी भरतपुर। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है माधव गाडगिल सर का। ये जाइंट इंडियन कंजर्वेशन बायोलॉजी से इनका कनेक्शन है, बहुत बड़ा नाम है कंजर्वेशन बायोलॉजी में। और क्यों है वो भी आप जानिए कि एक तो जो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एस्टेब्लिश है, उसके फाउंडर है ना, उसके संस्थापक हैं। और इनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो है गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, 2011 में ये रिपोर्ट रही है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत में दिया है वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न घाट का जो 1,29,037 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के रूप में डिक्लेयर कराया गया उसको, यानी कि इसका जो वेस्टर्न घाट का जो कंजर्वेशन है उस कंजर्वेशन का जो बेस है वो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट के अंदर जो मेन जो वर्कर हैं वो गाडगिल सर रहे हुए हैं। ही चैंपियन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, यानी कि लोगों को जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, उसके साथ में जोड़ा, इनकॉर्पोरेटिंग लोकल नॉलेज इनटू द फॉर्मल साइंस। तो माधव गाडगिल सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद में नाम आता है एम एस स्वामीनाथन सर का। देखो एम एस स्वामीनाथन सर को आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है इंडिया के रेफरेंस में बात की जाए तो। बट इनका इकोलॉजी में क्या रोल है वो भी अपन जानते हैं कि इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन लाइज इन द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं तो उनका मैन वर्क एम्फसाइज होता है, लेकिन अगर हम इसको ग्रीन से एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, एवरग्रीन का मतलब हमेशा जो मतलब फल फूल रहा हो, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो है इनका कि एम्फसाइजिंग प्रोडक्टिविटी, कि फसलें हैं वो हमें ज्यादा उपज भी दें विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। तो इनकी जो कॉन्सेप्ट है कि हम इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के खाद्यान्न का उत्पादन भारत में बढ़ा, उसके लिए इनको जानते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। बट स्टिल उनका जो वर्क है वो इकोलॉजिकल हार्म के बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, यानी कि एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन इनका ही देन है। और नीचे आप लोग इनके फोटोग्राफ भी देख पा रहे होंगे। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा सर हैं फर्स्ट वन, उसके बाद में डॉक्टर सलीम अली सर हैं, उसके बाद में गाडगिल सर हैं, और लास्ट में जो फोर्थ फोटोग्राफ है वो एम एस स्वामीनाथन सर का फोटोग्राफ है। उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि जब आप क्लास लें और क्लास आपकी कंप्लीट हो तो आप अपने ब्रेन को एक एनालाइज मोड में लेके जाएं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपका नॉलेज को इम्प्लाई करने का तरीका और एनालाइज करने का तरीका वो डेवलप हो। क्योंकि ओनली मेमोरी से
हालांकि फायदा खूब होता है, पेपर्स वगैरह में आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपकी इंटरव्यू की जो स्किल्स होती हैं, परफॉर्मेंस के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, वो आपकी माइंड की एनालिटिकल पावर से ही आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप कवर कीजिएगा। कि फार्मर इज ग्रोविंग ए क्रॉप ऑफ हाई प्रोटीन व्हीट, कि ज़्यादा प्रोटीन वाली कोई वैरायटी बनाना चाहता है। द सॉइल एनालिसिस सॉ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट लेवल रिलेटिव टू प्लांट्स मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल। तो पौधा जो मैक्सिमम दे सकता है उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट कितने कितने चाहिए और अब सॉइल में कितने हैं वो हमें दिए हुए। जैसे नाइट्रोजन है वो जितना चाहिए उसका 90% है, फॉस्फोरस जितना चाहिए उसका 45% है, पोटेशियम 85% है, पानी जितना चाहिए उतना है। तो जो लिविंग का रूल है वो आपको बिल्कुल क्लियर कट यहाँ समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ जो है, पौधे को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको कमी किस चीज़ की है? कमी होने को तो कई चीज़ों की है, कि 10% कमी है, यहाँ पे 55% कमी, यहाँ पे 15% कमी है। तो कम तो तीन चीज़ें पड़ रही हैं, लेकिन लिविंग ने जो बताया वो क्या था कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम है, यानी कि आंसर हो गया फॉस्फोरस। तो लिमिटिंग कौन होगा? फॉस्फोरस। अब जो ग्रोथ है वो फॉस्फोरस के हिसाब से होगी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड परसेंटेज फॉर दिस क्रॉप, कि ये वाली कंडीशन दे दी जाए और ये पौधा अब मैक्सिमम ग्रोथ जो दे सकता है उसकी कितनी ग्रोथ देगा, तो जो चीज इसको कंट्रोल कर रही है उसके हिसाब से हो जाएगा, यानी कि ये 45% ही आउटपुट देगा। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड इफ द फार्मर ऐड 50% मोर नाइट्रोजन। जिस नाइट्रोजन पहले से 90% है, अब उसमें 50% और जोड़ दिया, तो जितना चाहिए उससे भी 40% ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ लिमिटिंग की तरह नहीं काम करेगी। अब यहाँ पे वापस से वही बात आएगी कि कम क्या पड़ रहा है? कम तो अभी भी यही पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा कम तो यही पड़ रहा है। तो अगेन आंसर क्या आएगा? 45%। अब आपका दिमाग एक चीज़ कह सकता है कि ये तो 100 से भी ज़्यादा हो गया है, तो ज़रूरत जितनी है उससे भी ज़्यादा हो गया, तो क्या इसका नेगेटिव नहीं पड़ेगा? क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा? तो यहाँ पे आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो आप न्यूट्रिएंट के लिए इतना डायरेक्टली नहीं लगा सकते। कोई हार्मफुल चीज़ होती, कोई टॉक्सिक होता, तो उसकी मात्रा बढ़ने पे आप उसकी टॉक्सिसिटी ले सकते थे, लेकिन ये न्यूट्रिएंट है तो इसकी हाई अमाउंट को हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे दोनों में से कंपेयर करें तो फॉस्फोरस जो है वही अभी भी लिमिटिंग बना हुआ है, और लिमिटिंग वाला जो है उसी का इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों इक्वेशन में जो आंसर है वो 45% ही आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज की ये क्लास अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या एक सब्जेक्ट को तैयार करने के हिसाब से बात करें, या एग्जाम और इंटरव्यू में जो डिमांड होती है सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को लेके उस हिसाब से बात करें, एक अच्छी क्लास के रूप में हमने इसको कोशिश की है कि आप इसको इजीली समझ पाएँ, फैक्ट्स को क्लियर कर पाएँ। आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, और एमपीपीएससी, आरपीएससी, एचपीपीएससी या और जो भी स्टेट पीएससी हैं, आप उनमें से किसी भी पीएससी के लिए जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बॉटनी जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट के लिए, तो आप हमारे इन कोर्सेज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे कोर्सेज बिल्स द बाय पॉइंट जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है, क्लासेस भी हमारी चालू हो गई हैं, बाकी फैकल्टी मेंबर्स की क्लासेज हैं वो भी इसमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट होंगी। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू कि राजस्थान में 2025-26 में हमने सबसे अच्छे रिजल्ट देके एक विश्वास कायम किया। हम चाहते हैं कि अगले वैकेंसीज के रिजल्ट हो वो हम और भी बेटर दे पाएँ। तो एक कोशिश हमारी साइड से है, दूसरा विश्वास आपकी साइड से है। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का सिलेबस काफ़ी लेंदी है और उसको तैयार करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन एक लेवल पे जब आप होते हैं तो आपके पास एक श्योरिटी भी होती है कि आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं,
वो हो ही जाएगा। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोर्स को आप डिले नहीं करें, अर्लीस्ट ज्वाइन करें। और स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।